हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मर्स एक्ट 2020 के बारे में। गवर्नमेंट ने 3 एक्ट प्रपोज किए हैं जिन्हें कि फार्मर्स बिल के रूप में हम जान रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से सभी लोगों को पता ही है कि देश में अभी क्या स्थिति चल रही है। बहुत सारे फार्मर्स इस बिल के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे जो कृषि से रिलेटेड जो लोग हैं, कृषि जगत से जुड़े हुए लोग हैं, और जो गांव में रहने वाले लोग हैं या शहरों में भी रहने वाले लोग हैं, उनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि ऐसा फार्मर बिल में क्या लिखा हुआ है जो कि कहते हैं इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो एक्ट प्रपोज किया है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं। इसमें ये एक्ट अच्छा है या बुरा है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम केवल बात करेंगे कि गवर्नमेंट का प्रपोजल क्या है और उनके मेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, इनके बारे में हम बात कर लेंगे। डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, इनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि जो 3 एक्ट गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं उनमें मेन प्रोविजंस क्या क्या हैं। चूँकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स नहीं हैं और भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या हमारे जो किसान भाई हैं, या हमारे जो और भी देशवासी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर वो इस एक्ट के बारे में जानना चाहें तो वो उनको जानना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आखिर इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट इस देश के फार्मर्स पर पड़ने वाला है। जो हमारे किसान भाई बहन हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मूल बात की अगर हम प्रारंभ करें तो जो गवर्नमेंट हमारी है उसकी तरफ से ये प्रपोजल आया था कि हम 2022 तक किसानों की जो आय है उसको दोगुना कर देंगे। अब किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे। उनमें से एक स्टेप था कि जो फार्मर्स हैं उनको ओपन मार्केट से जोड़ना। इस बात को हम संदर्भ में लेते हुए इस एक्ट को स्टार्ट करते हैं कि किसानों को हमें क्या करना है कि ओपन मार्केट से जोड़ना है। और गवर्नमेंट क्या चाहती है कि किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो जाए। तो हम एक्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट एक्ट है उसका नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो कृषि उपज, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020। तो ये हमारे एक्ट का नाम है। अगर हम इस नाम को ही 2-3 पार्टों में अगर डिवाइड कर लें, इसको बांट लें, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका फार्मर्स प्रोड्यूस, सेकंड आपका हो जाएगा ट्रेड एंड कॉमर्स, और थर्ड आपका हो जाएगा प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। फार्मर्स प्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो इस एक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। उसमें ये बताया गया है कि फार्मर हम किसको कहेंगे, ट्रेडर हम किसको कहेंगे, या आपका जो फार्मर प्रोड्यूस है उसे हम किसे कहेंगे, ट्रेडिंग एरिया हम किसे कहेंगे। तो इसमें 5 चैप्टर दिए हुए हैं इस एक्ट के अंदर। फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या है, डेफिनेशंस दी गई हैं। सेकंड चैप्टर में आपके कुछ प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। थर्ड में आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। फोर्थ में आपका पेनल्टीज है, और फिफ्थ जो है उसमें और विविध जो चीज़ें हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटी हो सकती हैं अधिनियम के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें दी गई हैं। तो हम इनको कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम जनरल मीनिंग समझ लेते हैं कि इस जो एक्ट का नाम है उसका सामान्य अर्थ क्या हो सकता है। तो अगर हम फार्मर प्रोड्यूस की बात करें तो इसमें जो डेफिनेशन दी गई है फार्मर प्रोड्यूस की, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपके जितनी भी सीरियल क्रॉप्स हैं, वीट है आपका, राइस है आपका, बार्ले है, पर्ल मिलेट, तो ये क्या है आपके सीरियल क्रॉप्स जितनी भी हैं, ग्रैंड क्रॉप्स जितनी भी हैं, वो सारी इस फार्मर प्रोड्यूस के अंतर्गत आ जाएंगी। इसके बाद में आपका अगर एनिमल हस्बेंड्री से अगर हम बात करें तो आपका गॉटरी है, आपका पोल्ट्री है, आपका फिशरी है, आपका पिगरी है,
एपीकल्चर है, ये सारी चीज़ें आपकी कहते हैं फार्मर प्रोड्यूस के अंदर आ सकती हैं। इसके बाद में डेयरी से रिलेटेड जो भी सेक्टर है उसके जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वो सारी चीज़ें भी फार्मर प्रोड्यूस के अंदर आएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, तो आपकी वेजिटेबल हैं, आपकी क्रॉप, आपकी जो फ्रूट्स हैं, ऑलरी फ्लोरिकल्चर की जो भी चीज़ें हैं तो वो सारी की सारी इस फार्मर प्रोड्यूस के अंतर्गत आती हैं। आपका रॉ कॉटन है, रॉ कॉटन से बनने वाली जो प्रोडक्ट हैं वो, आपका रॉ जूट, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके फार्मर प्रोड्यूस के अंतर्गत आती हैं। सेकंड अगर हम पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एक छोटा पार्ट है कॉमर्स का, ठीक है। कॉमर्स जो है वो ब्रॉड है और उसका एक छोटा सा पार्ट है ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार करने का मतलब क्या होता है, सेल एंड परचेज विद प्रॉफिट, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने कोई चीज़ खरीदी 10 रुपये में, ठीक है, और उस व्यक्ति ने कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपना प्रॉफिट लगा करके 20 रुपये में बेच दिया, तो ये क्या हो गया, इसे हम कहेंगे ट्रेडिंग, ठीक है। तो कुल मिलाकर के फार्मर्स से कहते हैं मंडी में जाता है, मंडी से होल सेलर में पहुंचता है, होल सेलर क्या करता है, रिटेलर के पास तक पहुंचाता है और उसके बाद में वो चीज़ लौट करके कहाँ तक जाती है, कंज्यूमर के पास जाती है। तो इसमें क्या होता है, सेल एंड परचेज होता है और सेल एंड परचेज में प्रॉफिट को जोड़ करके कहते हैं सेल परचेज की जाती है और इस सेल परचेज को हम क्या कहेंगे, ट्रेडिंग कहेंगे। कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स में कहते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब ट्रेडिंग भी आती है प्लस उससे रिलेटेड जो भी पार्ट हैं वो भी कहते हैं कॉमर्स के अंदर आते हैं। जैसे कि आपने ट्रांसपोर्ट लिया किसी सामान को, किसी मटेरियल को लेकर के जाने में और फिर उसे ले जा कर के आपने उसको क्या करा, सेल कर दिया, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्ट जो है वो भी कहते हैं वो कॉमर्स का पार्ट हो जाएगा। अगर आपने कहते हैं कोई बैग लिया है, आपने कोई पॉलीथीन बैग है या फिर कहते हैं जूट का बैग है या कहते हैं आपका जो अदर जो कहते हैं जैसे आलू के लिए बैग्स चाहिए, बड़े बड़े पॉली बैग्स होते हैं, जो भी बैग, तो उनको क्या कहेंगे कि वो कॉमर्स का पार्ट है। उनको जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, उनका जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो कॉमर्स क्या है, बड़ा पार्ट है, यानी ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी पार्ट हो सकते हैं वो सारी चीज़ें जो ट्रेडिंग को कहते हैं सहायता देती हूँ वो आपका कॉमर्स कहलाएगा। इसके बाद में थर्ड पार्ट जो आता है वो क्या है, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। अगर हम प्रमोशन की बात करें तो फार्मर का जो प्रोड्यूस है उसमें जो ट्रेडिंग और कॉमर्स है उसको हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। और दूसरी बात क्या है, फैसिलिटेट करना है। प्रमोट करने का मतलब क्या है कि उनको हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं, और फैसिलिटेट करने का मतलब क्या है कि सरल करें, सामान्य करें, जिससे कि कहते हैं हर व्यक्ति पहुंच करके उस काम को कर सके, ठीक है। तो सामान्य जो अर्थ है वो तो इस एक्ट का ये है। अब अगर हम इसके मेन प्रोविजंस की तरफ देख लें तो मेन प्रोविजंस में इसका कहते हैं एक प्रोविज़न ये दिया गया है, फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स इन ट्रेड एरियाज। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो फार्मर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको फ्रीडम है। फ्रीडम मतलब उनकी चॉइस है कि वो अपने किसी भी ट्रेड एरिया में जाकर के अपना जो कहते हैं फार्मर प्रोड्यूस है उसको ट्रेड कर सकते हैं या कॉमर्स कर सकते हैं, उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी सेल परचेज कर सकते हैं। अब सेल परचेज वो किसी भी एरिया में जाकर के कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम पहले के कानून को देखें तो पहले कहते हैं हमारी जो स्टेट्स थी उन स्टेट्स के अंतर्गत एपीएमसी होती थी। एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एपीएमसी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे और उस रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो फार्मर है वो अपनी फसल की जो पहली बिक्री होगी वो कहाँ करेगा, एपीएमसी के ट्रेड एरिया में ही कर सकता है। इसके अलावा वो कहीं पर भी अपनी जो कहते हैं फसल है, क्रॉप है जो उसने प्रोड्यूस लिया है उसे नहीं सेल कर सकता है, ठीक है। तो ये रूल्स रेगुलेशन हर स्टेट के अंदर हैं। हर स्टेट में हर ज़िले के अंदर कहते हैं एपीएमसी होती हैं। एपीएमसी का मतलब आप लगा सकते हैं जैसे हम कृषि समिति भी बोलते हैं, बाजार समिति भी बोलते हैं, मंडी भी हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं जो हरियाणा पंजाब में या यूपी के अंदर पाई जाती हैं, जिसको सब्जी मंडी भी बोलते हैं, फल मंडी भी बोलते हैं। तो फार्मर क्या करेगा कि फार्मर प्रोडक्शन करेगा अपनी क्रॉप का, अपनी फसल का, और उसे सेल कहाँ पे करेगा,
केवल और केवल जा कर के एपीएमसी के ट्रेड एरिया में, यानी एपीएमसी का अपना एक कहते हैं एरिया होता है जहाँ पर उसका व्यापार करा जाएगा। वहाँ पे क्या होता है कि एक ऑक्शन हॉल होता है जहाँ पर बोली लगाई जाती है और वहाँ पर बहुत सारे कहते हैं जो होल सेलर होते हैं वो वहाँ पे आकर के जो फार्मर्स की क्रॉप है उसको खरीदते हैं, मतलब परचेज करते हैं। ठीक है, तो पहले ये वाला रूल था, लेकिन अब जो रूल आया है, अब जो ये एक्ट आया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि फार्मर्स को चॉइस दी है कि वो ट्रेड एरिया जो एपीएमसी का होता था इसके अलावा भी जितने ट्रेड एरिया हैं जहाँ पर कि वो व्यापार कर सकता है, यानी सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले चीज़ें बाहर नहीं बिकती थी, लेकिन कहते हैं चोरी छिपे उसका उल्लंघन होता था। ठीक है, लेकिन अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको क्या है, दंड का भी प्रावधान था, अपराध की श्रेणी में आता है कि अगर फार्मर अपनी जो कहते हैं फसल है उसको कहीं बाहर बेच रहा है तो वो अपराध की श्रेणी में है, और अगर कोई खरीद रहा है तो वो भी अपराध की श्रेणी में है। ठीक है, कुल मिलाकर के क्या है कि एपीएमसी का क्या रूल्स थे कि फार्मर अपना पहली सेल जो करेगा वो केवल और केवल एपीएमसी में ही करेगा, यानी मंडी में आकर ही करेगा। ठीक है, तो ये जो एक्ट है ये क्या करता है, ये फ्रीडम दे रहा है फार्मर्स को भी और ट्रेडर्स को भी, दोनों को ही दे रहा है कि वो बाहर खरीद सकता है। और ट्रेड एरिया की अगर हम बात करें तो ट्रेड एरिया की जो डेफिनेशन इसमें दी गई है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि फार्म गेट हो सकते हैं। फार्म गेट मतलब फार्मर का जो लैंड है, यानी जो फार्म है वहाँ पर कोई ट्रेड एरिया बना दिया जाए और फार्मर अपनी फसल को लेकर के उस ट्रेड एरिया में बेचे, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो फार्म गेट है। इसके बाद में आपकी फैक्ट्री हो सकती है, कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए अचार बनाने वाली है या बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, और उसको कहते हैं कोई भी क्रॉप चाहिए अपने कहते हैं प्रोड्यूस, अपने कहते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो अपना एक ट्रेड एरिया अपनी फैक्ट्री के बाहर ही बना लेगा। फार्मर क्या करेगा, वहाँ पर ले जा करके अपनी जो फार्म प्रोड्यूस है उसको ले जा करके सेल कर देगा। ठीक है, इसके बाद में आपका जो वेयर हाउसेज होते हैं, वेयर हाउसेज मतलब जहाँ पे भंडारण किया जाता है चीज़ों का, तो वेयर हाउसेज में जा कर के भी कहते हैं वो ट्रेडिंग कर सकता है। इसके बाद में आपका जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पर भी ट्रेड एरिया बनाए जा सकते हैं। तो और इसके अलावा भी कोई और ट्रेड एरिया अगर हो सकता है तो वो भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। तो ये क्या है, चॉइस दी जा रही है फार्मर्स को, उनको कहते हैं ज़बरदस्ती नहीं है, अगर वो चाहें तो एपीएमसी के ट्रेड एरिया में आकर भी कहते हैं अपनी क्रॉप को सेल कर सकते हैं, और उसके बाहर भी अगर चाहें तो वहाँ पर भी अपनी जो फसल है उसको बेच सकते हैं। क्लियर। सेकंड अगर हम प्रोविज़न की बात करें तो वो है आपका इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेडिंग। ठीक है, अभी तक क्या होता था, जैसा कि अभी हमने बात कर ली कि एपीएमसी के रूल्स रेगुलेशन है कि कोई भी फार्मर जो है वो क्या करेगा, वो केवल अपनी एपीएमसी में ही ट्रेडिंग कर सकता है, यानी उसको ले जा कर के अगर उसे सेल करना है तो केवल एपीएमसी के ट्रेड एरिया में ही जा कर के सेल कर सकता है। लेकिन अब क्या चॉइस दी है कि वो इंट्रा स्टेट भी कहते हैं अपनी जो क्रॉप है उसको सेल कर सकता है, और इंटर स्टेट भी कर सकता है, यानी अपने राज्य के बाहर की एपीएमसी में या बाहर की कहते हैं ट्रेडिंग एरिया जो हैं वहाँ पर भी सेल कर सकता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि किसान को ये चॉइस दी गई है कि अगर वो समर्थ है, अगर उसे ये लगता है कि उसकी एपीएमसी में उसे वो रेट नहीं मिल रहा है और किसी दूसरी एपीएमसी में, अपने राज्य की किसी दूसरी एपीएमसी में उसे वो रेट मिल जाए जो उसके बेनिफिट में हो, या कहते हैं अपने राज्य के बाहर भी किसी जगह पर कहते हैं उसे सही रेट मिल रहा है, तो वहाँ पर जाकर भी वो अपने जो प्रोड्यूस है उसको सेल कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड प्रोविज़न। नेक्स्ट अगर हम प्रोविज़न की बात करें तो उसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मुख्य बिंदु है वो क्या है कि एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहते हैं फार्मर्स को दिया गया है कि वो ऑनलाइन भी जाकर के ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसकी तरह, जस्ट लाइक अमेजॉन की अगर हम बात करें तो अमेजॉन से हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, OLX पे हम कोई भी चीज़ बेच सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर फार्मर भी चाहे कि वो ऑनलाइन कहते हैं ट्रेडिंग करना चाहता है, ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म पर जा कर के वो अपने कहते हैं जो प्रोड्यूस है, फार्म प्रोड्यूस, उसको कहते हैं सेल करना चाहता है, या कोई ट्रेडर है वो ऑनलाइन कहते हैं परचेज कर ले और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो चीज़ चली जाए और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से उसकी जो मनी है, उसका जो पैसा है वो उसको दे दिया जाए। ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग आज के कहते हैं वर्तमान समय को देखते हुए क्या है कि इसको हम मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं ट्रेडिंग को, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी फार्मर्स को मिले और वहाँ पर जा कर के वो क्या कर सकें, अपनी ट्रेडिंग कर सके अपने फार्म प्रोड्यूस का। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें एक और मेन प्रोविज़न दिया गया है कि मान लीजिए फ्रीडम हमने दे दी और कहते हैं वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करने लग गया और भी जो ट्रेड एरिया हैं वहाँ पर जा कर के उसने वो ट्रेडिंग करने लग गया, यानी व्यापार सेल करने लग गया, परचेज करने लग गया। तो जो APMC हैं यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, तो APMC में बहुत सारे टैक्स चलते थे। ठीक है, उन टैक्स की वजह से वो APMC को रेगुलेट करने का काम करते थे। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगी कि इसके ऊपर कोई टैक्स ना लगा दे, तो इसमें एक प्रोविज़न और दिया गया है और उस प्रोविज़न को ओवरराइडिंग पावर दी गई है। ओवरराइडिंग पावर्स का मतलब ये है कि स्टेट की जो पावर्स हैं वो उसके ऊपर प्रभावी नहीं होंगी और उस ओवरराइडिंग जो पावर दी गई है उस पावर में ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जितने भी ये ट्रेड एरियाज हैं उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती है, उन पर कोई भी सेस नहीं लगा सकती है, उन पर कोई भी लेवी नहीं लगा सकती है, या और इस तरीके का कोई वर्ड जो भी यूज होता हो टैक्स से रिलेटेड वो इस ट्रेडिंग पर नहीं लगा सकती। ठीक है, तो पहले जो है APMC थी उनमें क्या होता था, टैक्स लगता था और टैक्स फार्मर के ऊपर, जैसे कि आपका कमीशन एजेंट है तो फार्मर से वो 2.5% कहते हैं सेल परचेज का लेता था और कहते हैं जो होलसेलर है उससे भी उसका कहते हैं बंधा होता है। और इसके अलावा भी और बहुत सारे टैक्स उसके अंदर लिए जाते थे ट्रेडिंग एरिया के अंदर। अब जो ये ट्रेड एरिया नए बनाए गए हैं, आपका फार्म गेट है या आपका फैक्ट्री है या आपका कहते हैं कोल्ड स्टोरेज है या आपका वेयर हाउसेज हैं या और भी कोई ट्रेड एरिया है, तो उनमें स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकती है। और इस चीज़ को क्या है, उन्होंने ओवरराइडिंग पावर दी हुई है संविधान के अकॉर्डिंग कि स्टेट का कोई भी पावर इसके ऊपर यूज नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोविजन की अगर हम बात करें तो वो क्या है कि प्राइस इंफॉर्मेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर चाहे तो एक सिस्टम बना सकती है जिसमें कि प्राइस की इंफॉर्मेशन और मार्केट की जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में कहते हैं चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट और मुख्य बिंदु की अगर हम बात कर लें तो इसमें एक कहते हैं जो आपका 3rd चैप्टर है उसका जो पॉइंट है वो क्या है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब मान लीजिए इतने सारे ट्रेड एरिया हैं और इतने सारे कहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी दिया गया है, ओपन मार्केट देने की कोशिश की गई है और कहीं पर भी जाकर के कहते हैं ट्रेडिंग फार्मर भी कर सकता है, ट्रेडर भी आकर के कहते हैं किसी भी तरीके की ट्रेडिंग कर सकता है, यानी सेल परचेज जो वहाँ पर हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर डिस्प्यूट भी होंगे, डिस्प्यूट यानी कि झगड़े भी होने की संभावना है और उस झगड़े की संभावना का समाधान भी करना है। ठीक है, तो इसमें समाधान के लिए कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं, कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि उनके तहत ही उसका समाधान होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई डिस्प्यूट कहते हैं फार्मर और ट्रेडर के बीच में हो जाता है तो वो क्या करेंगे कि सबसे पहले वो SDM के पास में जा कर के अपनी अपील करेंगे। SDM क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा कि वो एक कंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा। कंसिलिएशन बोर्ड में क्या होगा कि 2 लोग फार्मर्स की तरफ से और 2 लोग कहते हैं आपके जो ट्रेडर है उसकी तरफ से बैठेंगे और एक 5वां क्या होगा, SDM होगा या कोई एडिशनल जिसको SDM ने कहते हैं मनोनीत किया हो, नियुक्त किया हो उस काम को करने के लिए। तो ये 5 लोग मिल करके बैठ करके क्या करेंगे, कंसिलिएशन बोर्ड में समझौता कराने की कोशिश करेंगे। कंसिलिएशन बोर्ड का मतलब क्या होता है, समझौता। ठीक है, तो वो दोनों पक्ष के लोग बैठेंगे, बैठ करके विचार विमर्श करेंगे, डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद में दोनों लोग मिल करके आपस में कोई भी एक समाधान निकाल लेंगे। और समाधान निकालने के बाद में क्या है, एक पेपर होता है जिसको मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, उस पर दोनों पक्ष क्या करेंगे, सिग्नेचर कर देंगे और उनका वो समाधान वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है याद रखने की वो क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, वो जो पेपर होगा उसको हम कहेंगे डिस्प्यूट होने की संभावना में। अब मान लीजिए कंसिलिएशन बोर्ड में वो मामला नहीं उसका समाधान हो पाता है
तो वो बात चली जाएगी आपकी एसडीएम के पास। ठीक है, एसडीएम विद इन 30 डेज अपना समाधान दे देगा, अपना सॉल्यूशन दे देगा कि आपको क्या करना है। एक और बात कि जो कंसिलिएशन बोर्ड है उसके पास टाइमिंग जो है वो क्या है 7 to 10 डेज, यानी 7 से 10 दिन के अंदर उसको अपना समाधान दे देना है। ये उसकी लिमिट तय की गई है इस प्रोविज़न के अंदर। और एसडीएम कितने दिन में देगा? 30 दिन के अंदर क्या कहते हैं अपना रिजल्ट दे देगा कि डिस्प्यूट को समाधान हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों पक्ष अगर इस पर एग्री हो जाते हैं तो वहाँ भी एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट सिग्नेचर हो जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो है अगर आप उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप फिर ऊपर अपील नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी मर्जी से, आपकी सहमति से कहते हैं सिग्नेचर हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर भी समाधान नहीं हो पाता है तो फिर वो एक अपील और कर सकता है कलेक्टर के पास में, जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है उसके पास जाएगा। वो भी विद इन 30 डे अपना रिजल्ट दे देगा और वहाँ पर जाकर के आपका डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर सिविल कोर्ट को रेस्ट्रिक्टेड किया गया है कि सिविल कोर्ट किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। हालांकि अगर एसडीएम और डीएम की बात करें तो उनके पास सिविल कोर्ट के जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, जो पावर हैं वो रहेंगी, लेकिन सिविल कोर्ट में वो मामला नहीं जा सकता है, वो डिस्प्यूट कहते हैं रिजोल्यूशन के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इस एक्ट के अंदर दिया हुआ है। इसके बाद में पेनल्टीज की भी बात कही गई है 4th चैप्टर के अंदर, और पेनल्टीज में आपका क्या है कि 25,000 से यानी 25,000 रुपये से लेकर के 5 लाख तक का जो पेनल्टी है वो लगाई जा सकती है किसी भी प्रकार के कहते हैं जो डिस्प्यूट है और उसमें अगर कोई भी कहते हैं किसी का नुकसान हुआ है, किसी ने अपनी शर्तों को पूरा नहीं करा है, तो वहाँ पे पेनल्टी लगाई जा सकती है, ये दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये उसके प्रोविजंस हो गए जो कि मेन प्रोविजंस हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये इस एक्ट के अंदर हैं। अब हम इस एक्ट की मेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं, लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस आप कहते हैं B2B जो कहते हैं सिस्टम है वो इसमें चल रहा है, यानी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर भी कह सकते हैं, यानी कि B2C। तो बिजनेस टू कंज्यूमर भी कहते हैं जो फार्मर है वो अपनी चीज़ों को परचेज सेल कर सकता है कहीं पर भी जा कर के, ये एक अच्छी बात है इसमें। दूसरी बात अगर हम कहें तो इसमें क्या है कि इंटर स्टेट जो कहते हैं चीज़ें दी गई हैं इंटर स्टेट बिजनेस के लिए, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहते हैं आगरा का रहने वाला है और उसे अगर ये लगता है कि उसकी जो फार्म प्रोड्यूस है उसकी असली कीमत क्या कहते हैं उसे कर्नाटक में मिलेगा, तो वो कर्नाटक में जाकर के क्यों ना बेचें। ठीक है, तो अगर उसे कहते हैं आगरा की APMC में 1 लाख रुपए मिल रहे हैं और कर्नाटक में जाकर के उसको क्या है कि 1.5 लाख रुपए कहते हैं मिल रहे हैं, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा क्यों ना ले। ठीक है, तो इंटर स्टेट होने से क्या है कि ऑप्शन खुलेंगे काफ़ी सारे और कहते हैं लोग उससे अवेयर होंगे और उनको कहते हैं बेनिफिट होगा। कुल मिलाकर के ये है कि फार्मर को कहते हैं जो इंटर स्टेट जाने की आज़ादी दी गई है, फ्रीडम दिया गया है, चॉइस दी गई है, वो उस चॉइस को ले सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो आप इनोवेशंस की बात कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर के फील्ड में काफ़ी इनोवेशंस होंगे, यानी कि जो फार्मर्स हैं वो नई नई चीज़ों के बारे में सोचेंगे, उनको पता चलेगा कि किस चीज़ की मांग है, उस मांग के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि वो अपनी जो फसल है उसको बोएंगे। ठीक है, उनको ये पता चले कि कहते हैं बेंगलोर में इस चीज़ की मांग है या कहते हैं हरियाणा में इस चीज़ की मांग है, तो वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कहते हैं अपनी फार्मिंग करेंगे, तो इनोवेशन के ऑप्शंस काफ़ी अच्छे होंगे। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात हम कर लें तो बेटर कंपटीशन मिलेगा। ठीक है, बेटर कंपटीशन एक कहते हैं पॉजिटिव जो कंपटीशन होता है उससे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो कंपटीशन का इसमें निकलेगा कि एक पहले क्या था, पहले केवल एक ही फील्ड था जिसमें कहते हैं वो जाकर के ट्रेडिंग कर सकता था, लेकिन जब बहुत सारे ट्रेड एरिया होंगे तो उनमें कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी बेनिफिट है वो फार्मर को मिलेगा। इसके बाद में लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ कि वाई नॉट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर 2 मिनट 4 मिनट हम बात कर लेते हैं कि वाई नॉट एग्रीकल्चर। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर हम बात करें कि पहले APMC थी
वो एपीएमसी जिस परिप्रेक्ष्य में बनाई गई थी तब समय कुछ अलग था, ठीक है। और तब ये रेस्ट्रिक्शन जो दी गई थी कि जो फार्मर है वो केवल आकर के एपीएमसी के अंदर जो ट्रेड एरिया है वहाँ पर आकर ही अपनी जो क्रॉप है उसको सेल कर सकता है, क्योंकि वो पहले बहुत सारे जो आपके साहूकार हुआ करते थे, सेठ हुआ करते थे, जिनसे फार्मर क्या कहते हैं कोई भी फसल कर्जा लिया करते थे, और वो सेठ और साहूकार क्या करते थे कि ऊंची ब्याज दर पर उनको वो पैसा दिया करते थे, और उसके बदले में वो क्या करते थे कि उनकी फसल को औने पौने दाम पर खरीद लिया करते थे। इसलिए एपीएमसी का गठन किया गया कि जो किसान हैं उनको हम इन साहूकार और सेठों के चंगुलों से छुड़ा सकें, ठीक है। लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें तो आज के दौर में टेक्निक्स काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, और एजुकेशन का सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है, और फार्मर्स एजुकेटेड हैं, वेल मेंटेन्ड हैं, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर कहीं पे गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो आज ये रेस्ट्रिक्शन अगर कहते हैं फार्मर के ऊपर लगी हुई है कि वो केवल अपनी ही एपीएमसी में कहते हैं चीज़ों को बेच सकता है, तो केवल एग्रीकल्चर के साथ क्यों? अगर मान लीजिए कोई और फील्ड है, कोई और सेक्टर है, उनमें कहते हैं आपने रेस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई है, कोई भी व्यक्ति कहते हैं आगरा में जो कहते हैं पेठा का उत्पादन कर रहा है वो बेंगलोर में ले जाकर के सेल कर रहा है, वो आपका कहते हैं हरियाणा में जाकर के सेल कर रहा है, एमपी में जाकर के सेल कर रहा है। आप जूते की अगर हम बात करें तो जूते की यहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं आगरा के अंदर, और वो जूता कहते हैं आप देश के कोने कोने में उसको वो सेल कर रहा है ले जाकर के, और इंटरनेशनल भी ले जाकर के सेल कर रहा है। तो सारे सेक्टरों को आपने छूट दी हुई है, लेकिन अगर कहते हैं हम फार्मर्स की बात करें तो फार्मर्स को इस बात की छूट नहीं है, या ट्रेडर्स को इस बात की छूट नहीं है कि वो और कहीं भी ट्रेडिंग कर सकें, मतलब फार्मर्स से ले सकें किसी भी फार्म प्रोड्यूस को, ठीक है। क्योंकि वो होलसेलर के रूप में वो केवल एपीएमसी में ही जाएंगे और वहाँ से ही खरीद करके लेके आएंगे। हालांकि चोरी छिपे चलता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर एक्चुअल हम बात करें और जिसे हम अपराध की श्रेणी में ना मानें, ठीक है, तो फार्मर केवल अपनी एपीएमसी में ही बेचे, कहीं और उसे अगर लाभ मिल रहा है, उसे ये लगता है कि उसकी एपीएमसी में उसे अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं उनके गर्त में नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर उसे ये लग रहा है कि नहीं साहब, मैं कहते हैं जो दूसरी एपीएमसी है, अपने ही राज्य की दूसरी एपीएमसी में भी जाने में रेस्ट्रिक्शन है, तो अपने ही राज्य की अगर दूसरी एपीएमसी में उसे सही रेट मिल रहा है, या किसी दूसरे राज्य की एपीएमसी में उसे सही रेट मिल रहा है, तो वो वहाँ पर ले जाकर अपनी प्रोड्यूस को क्यों ना सेल करे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आज हम हर चीज़ को कह रहे हैं कि वन कार्ड वन नेशन की बात हमने करी। अभी जो ये आपका कोरोना काल चल रहा है, इसमें कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक राशन कार्ड है वो पूरे देश में चलेगा, एक मोबाइल नंबर है वो पूरे देश में चल रहा है आपका। तो क्यों कहते हैं जो फार्मर ही है या एग्रीकल्चर का फील्ड ही है जिसमें ये रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि वो केवल अपनी ही एपीएमसी में जाकर के सेल कर सकता है, बाहर जाकर के सेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के सेक्टर को भी चॉइस दी जानी चाहिए कि वो अगर चाहे तो अपनी एपीएमसी के बाहर भी जाकर के सेल कर सकता है, उसे भी इनोवेशन करने का अधिकार है, उसे भी ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का अधिकार है। अब ऑनलाइन ऐसा थोड़ी है कि केवल टिंडर ही चलेगा, फेसबुक व्हाट्सएप ही चलेगा, आप केवल अमेजॉन के द्वारा कहते हैं कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, OLX पे कुछ भी बेच सकते हैं, तो फार्मर का माल भी तो बिकेगा, फार्मर का प्रोड्यूस भी बेचा जा सकता है, उस पर ऑनलाइन ट्रेडिंग उस पर भी की जा सकती है। मान लीजिए कल को आप कल्पना करिए जैसे कि इतने सारे ऐप्स चल रहे हैं, एक ऐप्स के फार्मर्स के लिए आ जाए कि फार्मर्स के जो प्रोड्यूस हैं उसको कहते हैं उस पर सेल किया जाएगा, कितनी अच्छी बात होगी, ठीक है। चाहे वो सरकार का ऐप हो, चाहे वो अपना एक प्राइवेट ऐप बन जाए जिस पे के शेयर मार्केट में जैसे होता है कि उसमें रेट चल रहे होते हैं, तो उस पर रेट आए रोज़ सुबह कि कहते हैं आज इस फसल का रेट ये है, इस फसल का रेट ये है, उस पर ट्रेडर्स भी कहते हैं रजिस्ट्रेशन कर सकें, उस पर जो फार्मर है वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकें, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वहाँ पर वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकें, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकें, वो माल को ख़रीद सकें और माल को बेच सकें, ठीक है। ऑनलाइन उनका ट्रांजैक्शन आ जाए, उनका मनी जो भी है, उनका पैसा जो है वो आ जाए, ठीक है।
तो इसकी एक परिकल्पना की जा सकती है कि ऑनलाइन केवल ऐसा नहीं है कि आप केवल अपना टाइम पास कर सकते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू, या कहते हैं और भी जो सोशल मीडिया है या गेम्स खेल करके, तो फार्मर भी उस पर कहते हैं ऑनलाइन कहते हैं अपनी ट्रेडिंग कर सकता है, अपने प्रोड्यूस को सेल आउट कर सकता है और उसको नए नए आइडिया मिल सकते हैं और उसके द्वारा क्या है कि वो अपनी खेती जो है उसको उससे बेनिफिट ले सकता है और अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सकता है। तो काफ़ी हो गया मेरी समझ से। अब हम इसके डिमेरिट्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो डिमेरिट्स में आपका सबसे पहली बात तो यह है कि एपीएमसी की ही हम बात कर लेते हैं। तो अगर ट्रेडिंग एरियाज की हमने जैसे अभी बात करी थी और उसमें कहते हैं एक प्रोविज़न था कि कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा जो और ट्रेडिंग एरिया हैं उनमें। तो अगर उस जगह पर टैक्स नहीं लगेगा और एपीएमसी के अंदर अगर आप टैक्स लेंगे तो वहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, कुल मिलाकर के क्या है कि वहाँ पे हेल्दी कंपटीशन नहीं हो रहा। ठीक है, एपीएमसी को भी तो मौका दीजिए कि कहते हैं वो एक हेल्दी कंपटीशन कर सके। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के लेवल प्लेइंग गेम होना चाहिए, मतलब दोनों के लेवल को समान कर दीजिए। और एपीएमसी बहुत पुराने समय से काम कर रही है, काफ़ी रेगुलेटेड सिस्टम से काम कर रही है। ये एक अलग बात है कि उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी बेनिफिट्स भी हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स फार्मर्स भी लेता है कि एमएसपी पर वो सारी चीज़ों को बेच सकता है। ठीक है, तो एपीएमसी एक आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिए कहते हैं आप एक घर बनाने के चक्कर में दूसरे घर को उजाड़ दें। ठीक है, एपीएमसी क्या है कि बहुत पुराने समय से काम कर रही है, उसमें बहुत सारे कहते हैं जो कमीशन एजेंट हैं वो जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कहते हैं होलसेलर्स उससे जुड़े हुए हैं और वो नई चीज़ के लिए तैयार नहीं है और आप उनको कहते हैं ख़त्म कर दें पूरे तरीके से, तो वो ख़त्म हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टैक्स चल रहा है और जो दूसरी ट्रेडिंग एरियाज हैं वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स लगा नहीं सकती है। तो लिहाजा क्या है कि या तो एपीएमसी में जो टैक्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए या फिर और भी जो ट्रेडिंग एरिया हैं वहाँ पर टैक्स लगा दिया जाए, जिससे कि लेवल तो मिले, दोनों के बीच में कंपटीशन हो तो हेल्दी कंपटीशन हो। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति कहते हैं दौड़ में दौड़ने से पहले ही हार गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एपीएमसी ख़त्म होने का खतरा इससे बढ़ जाता है कि और ट्रेडिंग एरिया जो हैं वहाँ पे कहते हैं टैक्स नहीं लगेगा और यहाँ पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो एक डिमेरिट तो हम इसको ये मान के चलते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो जो सिविल कोर्ट है वो इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर सकते, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये फार्मर्स भी कह रहे हैं, जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो भी इसके पक्ष में नहीं हैं। तो यहाँ पे जुडिशियल कोर्ट का भी एक ऑप्शन होना चाहिए कि मान लीजिए कि जो डीएम और एसडीएम हैं वो गवर्नमेंट के प्रभाव में आ सकते हैं, वो ट्रेडर्स के द्वारा उनको कहते हैं प्रलोभन दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट क्या है, एक स्वतंत्र संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सरकार के दबाव में नहीं आकर के काम करेगी और जो फार्मर्स हैं उनको समस्या नहीं होगी। ठीक है, हालांकि सरकार का पक्ष ये था कि जुडिशियल कोर्ट को नहीं रखा गया, सिविल कोर्ट को नहीं रखा गया, तो उसके पीछे कारण क्या था कि सरकार ये पक्ष रख रही है कि फार्मर्स को टाइम ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, दूसरी बात यह है क्योंकि सिविल कोर्ट पर बर्डन ज़्यादा है और वहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, केस काफ़ी चल रहे हैं वहाँ पे। दूसरी बात क्या है कि फार्मर्स के ऊपर भी बर्डन बढ़ेगा, तो उसको वहाँ पे वकील करना पड़ेगा, उसमें उसका खर्चा होगा, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा उस केस को ख़त्म करने में। और जबकि जो उन्होंने प्रोसेस दी हुई है कि कंसिलिएशन बोर्ड बनेगा, उसके बाद में एसडीएम के पास चला जाएगा, उसके बाद में कलेक्टर के पास जाएगा, तो इसमें टोटल अगर हम टाइम को काउंट करें तो 2 से ढाई महीने के अंदर इसमें कहते हैं किसी भी डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर सिविल कोर्ट में किसान जाता है, फार्मर जाता है, तो वहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, प्लस कहते हैं बर्डन भी एक्स्ट्रा बढ़ेगा। ये सरकार का पक्ष है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को न्यायपालिका पर ज़्यादा विश्वास है, तो एक अपील तो वो कहते हैं सिविल कोर्ट में कर सके, ऐसा अवसर उनको मिलना चाहिए। एक डिमेरिट हम इसको भी मान सकते हैं। नेक्स्ट डिमेरिट की अगर हम बात करें तो रेगुलेटेड सिस्टम नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास के पैन कार्ड हो वो ट्रेडर बन सकता है, वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है ट्रेडर के रूप में। ठीक है, फार्मर भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है और जो ट्रेडर है वो भी, बस उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए।
तो केवल पैन कार्ड होने से क्या होगा कि इसमें बहुत सारी दिक्कत होने की समस्या हो सकती है। यहाँ पे जितनी कहीं कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं घोटाले हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति जिसका केवल पैन कार्ड लगा हो, और पैन कार्ड भी आजकल अगर हम देखें तो नकली भी बन सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और जो नाइट वाई फ्लाई वाले लोग होते हैं वो इसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो फार्मर्स को दिक्कत होगी। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पर एक रेगुलेटेड सिस्टम होना चाहिए कि जो ट्रेडर्स हैं वो एक प्रॉपर कहते हैं उनके कागज़ हों, प्रॉपर उनका कहते हैं सारी चीज़ें हों, और उनसे एक फ़ीस भी लेके रखी जाए कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको इतना जमा करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको विश्वसनीय माना जाएगा और उसके बाद में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ताकि अगर आगे चल के कोई समस्या हो तो उस समस्या को कहते हैं आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो एक रेगुलेटेड सिस्टम केवल पैन कार्ड से अगर कहते हैं आप काम कर रहे हैं तो अच्छा ये सिस्टम में नहीं मानेंगे, नहीं माना जाएगा, कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं। तो ये एक डिमेरिट ये भी हो सकता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जैसा कि जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाह रहा था, हालांकि जैसे कि एपीएमसी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे से कार्टल बने हुए थे। कार्टल मतलब एक तरीके से आप कह लो कि मोनोपोली टाइप की बन सकती है, एक अल्पतंत्र टाइप का बन सकता है। तो अल्पतंत्र यहाँ भी बनाया जा सकता है। जो ट्रेडर्स हैं वो आपस में मिल करके कहते हैं एक कहते हैं कार्टल बना लें, और कहते हैं फार्मर्स उसमें क्या है कि दिक्कत हो सकती है। तो जो रूल्स रेगुलेशंस वाला इन्होंने कहते हैं दिया था कि जो मार्केट इंटेलिजेंस वाला पॉइंट दिया, उसमें मे वर्ड का इन्होंने यूज किया है। मे की जगह अगर वो एक कहते हैं सिस्टम ऐसा बनाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाए और उसको रेगुलेट करने का काम करे, कि जो प्राइस का इन्फॉर्मेशन है और जो मार्केट का कहते हैं इंटेलिजेंस है उसके बारे में कहते हैं वो चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं, ताकि कार्टेल्स ना बने और जो फार्मर्स हैं उनका शोषण ना हो सके, उनको भरमाया ना जा सके। तो ये कुछ डिमेरिट्स हो सकते हैं इस एक्ट के अंदर। अब हम सेकंड एक्ट की बात कर लेते हैं कि सेकंड एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। सेकंड एक्ट जो दिया गया है उसका नाम की अगर हम बात करें तो उसका नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। हिंदी की अगर हम बात करें तो कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम बिल 2020, ये इसका नाम है। बेसिकली इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तौर पर जाना जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अगर हम कहते हैं किसी फार्मिंग को करें तो उसके लिए ये बिल लाया गया है। तो यदि हम इसको कहते हैं इसको भी हम दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं समझने के लिए। तो पहले पार्ट को अगर हम देख लें तो इसमें है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन की बात करें तो फार्मर्स एम्पावरमेंट को हम कह सकते हैं कि फार्मर्स का हमें क्या करना है, सशक्तिकरण करना है, उनको सशक्त बनाना है, और दूसरी बात क्या है, उनका प्रोटेक्शन करना है, यानी कि संरक्षण करना है। तो ये इस बिल के अंदर दिया गया है। और दूसरी बात क्या है कि हम सशक्तिकरण करेंगे और संरक्षण किस चीज़ का देंगे, एग्रीमेंट पर। एग्रीमेंट किस बारे में होगा, दो चीज़ों के बारे में, एक तो प्राइस एश्योरेंस और सेकंड है आपका जो वो क्या है, फार्म सर्विसेज। प्राइस एश्योरेंस का मतलब क्या है कि आपको जो प्राइस है यानी जो मूल्य है आपकी फार्म प्रोड्यूस का उसकी गारंटी दी जाएगी। और फार्म सर्विसेज की अगर हम बात करें तो जो फार्म की सर्विसेज यानी कि सेवाएं जो होती हैं, कृषि की सेवाएं, जैसे कि आपका सीड हो गया, आपका प्रोटेक्शन के लिए कहते हैं कोई भी एक पेस्टिसाइड हो गया, फंजीसाइड हो गया, या आपकी जो फार्म प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल चीज़ें हम फार्मिंग में यूज करते हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, इसके सर्विसेज कहलाएंगी, यानी कि सेवाएं कहलाएंगी। इसके बाद हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि जैसे कि किसी स्पेशलिस्ट को बुला करके आप उससे सलाह को लेना, ठीक है, तो ये भी फार्म सर्विसेज ही कहलाया जाएगा, ठीक है।
तो ये जो सेकंड बिल है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर है, यानी एग्रीमेंट के ऊपर है। और एग्रीमेंट में दो चीज़ें हैं, एक तो क्या चीज़ है, एक तो प्राइस एश्योरेंस होगा यानी प्राइस की गारंटी होगी, और दूसरी बात क्या होगा, उसमें जो फार्म की सर्विसेज होती हैं उन फार्म सर्विसेज के बारे में भी एग्रीमेंट किया जा सकता है। तो इसके कुछ मेन प्रोविजंस को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज किए गए हैं। मेन प्रोविजंस में आपका जो फर्स्ट प्रोविजन आता है वो क्या है कि एग्रीमेंट एंड इट्स पीरियड। तो एग्रीमेंट की अगर हम बात करें कि एग्रीमेंट किस में होगा, तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो फार्मर्स और दूसरा क्या है, स्पॉन्सर। इसमें जो कहते हैं एग्रीमेंट करने के लिए जो दूसरा व्यक्ति होगा उसको जो नाम दिया गया है इस एक्ट के अंदर वो क्या है, स्पॉन्सर है। उसे कंपनी नहीं कहा गया है या कोई भी चीज़ हम कह सकते हैं, लेकिन उसका नाम इस एक्ट के अंदर स्पॉन्सर दिया गया है। ठीक है, तो स्पॉन्सर और फार्मर के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। और किस चीज़ का होगा, फार्म के प्रोड्यूस का होगा और उसकी सर्विसेज का होगा। क्लियर, फार्म के प्रोड्यूस मतलब आपका जो भी जिस भी चीज़ के बारे में आप कहते हैं एग्रीमेंट कर रही हैं, चाहे फार्म प्रोड्यूस के बारे में पिछले एक्ट में हमने बात करी थी, वही सारे आपके कहते हैं वेजिटेबल्स हो सकता है, आपके ग्रेन्स हो सकती हैं, आपका सीरियल क्रॉप्स हो सकती हैं, या आपका डेयरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, या आपका कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो फार्म प्रोड्यूस हो जाएगा। उससे रिलेटेड कहते हैं आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, उसकी जो फार्म सर्विसेज हैं यानी उसकी जो सेवाएं हैं उनके ऊपर भी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके पीरियड के बारे में कि कितने टाइम के लिए ये पीरियड है, ये कहते हैं एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट की जो टाइमिंग दी गई है, तो मिनिमम आपका 1 सीजन जो ये क्रॉप होती है उस क्रॉप के 1 सीजन से लेकर के मैक्सिमम 5 ईयर्स तक के आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, जितनी आपका फार्मर और स्पॉन्सर के बीच में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। और अगर हम ब्रीडिंग की बात कर लें कि एनिमल हस्बेंड्री की बात कर लें, तो उसमें मिनिमम जो टाइमिंग होगा वो क्या होगा, एक रिप्रोडक्शन साइकिल जो है वहाँ से लेकर के और मैक्सिमम 5 ईयर्स तक कहते हैं आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये आपका फर्स्ट प्रोविज़न है। और नेक्स्ट अगर प्रोविज़न की बात करें तो वो है आपका क्वालिटी, ग्रेड एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्म प्रोड्यूस। ठीक है, तो एक क्वालिटी को, ग्रेड को और इसके स्टैंडर्ड्स को लेकर के कहते हैं इसमें प्रोविज़न है कि जो फार्मर है और जो स्पॉन्सर है वो दोनों मिलकर के कहते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में बात कर सकते हैं, इसके ग्रेड के बारे में और स्टैंडर्ड्स हमें क्या क्या रखने हैं इसके बारे में बात कर सकते हैं, और वो एग्रीमेंट के अंदर लिखा जा सकता है। और वो जो स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी और ग्रेड की जो बात की जा रही है वो किसके आधार पर होगा, आपकी जो रीजन है उस रीजन के आधार पर, उस क्रॉप के आधार पर कि उस क्रॉप का मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या हो सकता है या उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, ये एग्रीमेंट के अंदर अलग से आप लिख भी सकते हैं एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगर थर्ड प्रोविज़न की बात करें तो वो क्या है, प्राइसिंग ऑफ फार्मर प्रोड्यूस। प्राइसिंग ऑफ फार्मर प्रोड्यूस मतलब आप जो कहते हैं प्राइस फिक्स करेंगे उसका क्या तरीका रहेगा। तो 2 तरीके दिए गए हैं प्राइस फिक्स करने के। प्री फिक्सिंग आप इसको कह सकते हैं, प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म कह सकते हैं। इसमें 2 तरीके हैं। एक आपका है कि आप प्री फिक्स कर लीजिए, पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको उस फार्म प्रोड्यूस का कहते हैं कितना मिनिमम आपका कहते हैं प्राइस होना चाहिए। ठीक है, आपने फार्मिंग स्टार्ट नहीं करी है लेकिन उससे पहले ही आप कहते हैं गारंटी मिल जाएगी आपको उस फार्म प्रोड्यूस की कि आपको इतनी कीमत दी जाएगी। मान लीजिए कोई क्रॉप है और उसको कहते हैं आपकी वीट क्रॉप ही है ले लेते हैं या पोटैटो क्रॉप ले लेते हैं, और आपने उसको एग्रीमेंट में लिख लिया कि हम 20 रुपये पर केजी के हिसाब से इसकी डीलिंग सुनिश्चित करते हैं, चाहे कहते हैं कीमत कितनी भी कम हो, आप कहते हैं 20 रुपये पर ये फिक्स है। ठीक है, एक तो ये मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि आप प्री फिक्स भी कर सकते हैं और प्लस उसमें एक क्या है थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अपना सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहते हैं प्री फिक्स कर लिया कि 20 रुपये किलो में कहते हैं वो आलू खरीदेगा और फार्मर जो है वो 20 रुपये किलो में बेचेगा। लेकिन मान लीजिए कि जो APMC है उसके अंदर कहते हैं उस आलू का रेट बढ़ जाए, या कहते हैं और जो ट्रेड एरियाज हैं
जहाँ पर कहते हैं ट्रेडिंग हो रही है आलू से रिलेटेड, और उसका जो कहते हैं रेट है वो 25 रुपये हो जाए, 30 रुपये हो जाए, 40 रुपये हो जाए, तो फार्मर को ये लगेगा कि कहते हैं वहाँ पर उसके साथ थोड़ी सी दिक्कत है कि उसने पहले से प्राइस कहते हैं सिक्योर कर लिया, इस वजह से क्या है गारंटी दे दी है कि 20 रुपये किलो, तो वो तो उसका नुकसान हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप इसको फिक्स ना करके एक प्राइस मिनिमम फिक्स कर लें कि इतना तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, चाहे कीमत कोई भी रहे, कितनी भी कम हो। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर प्राइस के रेट इंक्रीज होते हैं तो फार्मर उस प्राइस को कहते हैं उसमें इंक्लूड कर सकें। ठीक है, तो 2 मैकेनिज्म हैं और ये एग्रीमेंट के अंदर बाकायदा लिखा जाएगा, तो प्राइस को या तो आप फिक्स कर लेंगे, पहली बात, और दूसरी बात क्या है एक प्राइस आप फिक्स कर लेंगे कि मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात क्या है फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि इसके ऊपर अगर बढ़ता है अदर जो ट्रेड एरियाज हैं उनमें कहते हैं एक्स्ट्रा रेट आता है, तो वो उसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको चेंज किया जा सकता है या उसको कहते हैं अलग से भी दिया जा सकता है। तो ये एग्रीमेंट में प्राइस फिक्सिंग का जो मैकेनिज्म है उसकी बात हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम कहते हैं प्रोविज़न की बात करें तो नेक्स्ट प्रोविज़न है आपका सेल एंड परचेज ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस। सेल एंड परचेज की अगर हम बात कर लें तो मान लीजिए कहते हैं किसी स्पॉन्सर ने फार्मर से कहते हैं कोई भी एग्रीमेंट किया है, और एग्रीमेंट होने के बाद में क्या है कि वो उसे कहते हैं डिलीवरी कब देगा। ठीक है, तो डिलीवरी कब देगा जब उसका फार्म प्रोड्यूस का जो टाइमिंग है वो कहते हैं कंप्लीट हो जाएगी और फार्म गेट के द्वारा क्या है वो डिलीवरी दे देगा, और जो स्पॉन्सर है वो उसका 2/3 जो कहते हैं पेमेंट है वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देगा। ठीक है, जिस टाइम पे कहते हैं डिलीवरी हो रही है उसी टाइम पे उसको 2/3 दे देगा, और जो बाकी बचा हुआ है उसके लिए जो कागजी कार्रवाई है उसको पूरा करने के बाद में विदिन 1 मंथ उसको कहते हैं पूरा कंप्लीट कर देना है, और उसकी वो रिसिप्ट देगा बाकायदा कि इतने मैंने डिलीवरी ले ली है और कहते हैं इतने रुपए कहते हैं मैंने दे दिए हैं, या इतने दिनों के अंदर मैं कहते हैं ये पैसा फार्मर को दे दूँगा। तो ये उसका डिलीवरी का मैकेनिज्म हो गया कि डिलीवरी कब होगी, फार्मर जब कहते हैं उसका फार्म प्रोड्यूस प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद में वो फार्म गेट के द्वारा कहते हैं उसको डिलीवरी दे देगा स्पॉन्सर को, और स्पॉन्सर उसको कहते हैं पेमेंट तुरंत के तुरंत करेगा डिलीवरी लेते समय पे, और एक रिसिप्ट देगा कि कहते हैं मैंने डिलीवरी ले ली है और मैंने इतना पैसा दे दिया है, और जो बाकी पैसा बचा है प्रोसीजरल अगर कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें 1 या 2 दिन का टाइम ले सकता है, वरना 1 दिन के अंदर ही उसको जब वो डिलीवरी ले रहा है तभी उसको कहते हैं पैसा देना है। जो नेक्स्ट प्रोविज़न की अगर हम बात करें तो जो लैंड के बारे में कहते हैं आजकल सुनने में आ रहा है कि फार्मर्स की जो लैंड है वो कहते हैं उसके ऊपर जो स्पॉन्सर है वो कब्जा कर लेगा, और ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर बाकायदा दिया हुआ है कि जो लैंड है फार्मर की वो किसी भी तरीके से एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं होगी, और अगर एग्रीमेंट का उसे हिस्सा बनाया जाता है तो वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो नल एंड वॉइस हो जाएगा उस एग्रीमेंट से। ठीक है, तो ये जो हो हल्ला हो रहा है कि जो फार्मर्स की जो लैंड है वो चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फार्मर की लैंड कहते पहली बात तो ये है कि इसमें कहते हैं कोई भी लैंड से रिलेटेड एग्रीमेंट होगा ही नहीं, और अगर होता है तो वो नल एंड वॉइस हो जाएगा, अपने ही आप उसे एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, इस एक्ट के अंदर क्लियरली दिया हुआ है। दूसरी बात एक और है कि अगर लैंड पर कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर स्पॉन्सर नहीं बना सकता है फार्मर की लैंड पर। ठीक है, और अगर स्पॉन्सर परमानेंट कहते हैं कोई भी स्ट्रक्चर बनाता है, वो कहते हैं आपके जो फार्मिंग प्रोड्यूस है उसकी अगर नीड है और अगर वो बनाता है तो जब उसका पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके एग्रीमेंट का तो स्पॉन्सर को अपने खर्चे पर वो कहते हैं जो स्ट्रक्चर है उसको हटाना पड़ेगा, और अगर वो नहीं हटाता है तो ऑटोमेटिकली वो जो स्ट्रक्चर है वो फार्मर का हो जाएगा, फार्मर के पास रह जाएगा वो। तो पहली बात क्या है कि लैंड को कहते हैं इस एक्ट में एग्रीमेंट नहीं बनाया जा सकता है। दूसरी बात क्या है कि उस पर कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा, और अगर बनाया जाएगा तो जो स्पॉन्सर हैं वो अपने खर्चे पर उस स्ट्रक्चर को हटाएगा, और अगर वो
अवधि पूरी होने के बाद में भी उस स्ट्रक्चर को नहीं हटाता है तो उस पर पूरा का पूरा अधिकार जो है वो फार्मर का होगा। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट प्रोविज़न था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रोविज़न की बात करें तो लिंकेज ऑफ फार्मिंग एग्रीमेंट विद इंश्योरेंस और क्रेडिट। ठीक है, तो जो फार्मर्स का कहते हैं जो फार्मिंग प्रोड्यूस है उसने जो क्रॉप ली है, तो जो फार्मर है और जो स्पॉन्सर है वो क्या है, इंश्योरेंस ले सकता है। जो बहुत तरीके की जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस की जो पॉलिसी चल रही है या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पॉलिसी चल रही है इंश्योरेंस की, क्लेम की, तो वो कहते हैं उस पर ले सकता है। ये भी कहते हैं इस एक्ट के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, अदर पार्टीज और टू फार्मिंग एग्रीमेंट। अदर पार्टीज की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा कहते हैं क्लॉज दिया है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है कि इसमें दो अदर पार्टी के रूप में दो लोग हो सकते हैं। एक तो जो फार्म सर्विस देने वाले हैं वो लोग, और एक कहते हैं एग्रीगेटर्स। ठीक है, और इसके बाद में एक चीज़ और है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO, इसमें कहते हैं एक वर्ड आया है और इसका मतलब क्या होता है, फार्मर प्रोड्यूस जो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है कि एक फार्मर्स का पूरा ऑर्गेनाइजेशन होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट करेगी। ठीक है, जिसमें क्या है कि 10, 20, 50 या कहते हैं पूरे एरिया के जो फार्मर्स हैं वो एक साथ मिलकर के एक FPO बनाएंगे और वो FPO क्या है, किसी भी स्पॉन्सर से एग्रीमेंट कर लेगा। ठीक है, एक तो बात ये है। एग्रीगेटर की अगर हम बात करें तो एग्रीगेटर उस व्यक्ति को कहते हैं कन्विंस करने की जो क्षमता रखता हूँ। ठीक है, तो वो कन्विंस करने की क्षमता अगर किसी में है कि 50 पार्टी को मिला करके एक कर सके और उसमें जो भी कहते हैं चीज़ें हैं उन सभी को सहमत कर सके, तो उसको एग्रीगेटर बोलते हैं। तो एग्रीगेटर को भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनाया जा सकता है और जो फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको भी हिस्सा बनाया जा सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे देश में जो सहकारी संस्थाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं कि सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में अमूल को आप देख सकते हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक तरीके की और ये काफ़ी कहते हैं प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, तो इसी तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का ये गवर्नमेंट की तरफ से सुझाव दिया गया और काफ़ी अच्छा है, इसकी सराहना की जानी चाहिए कि वो FPO की तरफ और कहते हैं जो आपका एग्रीगेटर्स है, ये ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात की जा रही है। नेक्स्ट जो प्रोविज़न दिया गया है वो टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट के बारे में है कि अगर कहते हैं फार्मर और स्पॉन्सर अगर दोनों लोग एग्री होते हैं तो इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट भी किया जा सकता है टाइम पीरियड के पूरा होने से पहले। ठीक है, तो ये भी एक कहते हैं सहूलियत दी गई है कि अगर स्पॉन्सर और फार्मर चाहे, मान लीजिए किसी ने 5 साल का कहते हैं एग्रीमेंट कर लिया है और उसमें कहते हैं उनका काम नहीं चल पा रहा है और स्पॉन्सर और फार्मर दोनों अगर कहते हैं चाहते हैं कि ये एग्रीमेंट ख़त्म हो जाए तो दोनों की सहमति से इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोविज़न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रोविज़न में स्टेट गवर्नमेंट को छूट दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बनाएगी जो कि कहते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को पूरा करेगा और जो भी रूल्स रेगुलेशंस वो बनाना चाहे वो बना सकती है। इस एग्रीमेंट के करने के लिए फार्मर और स्पॉन्सर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसके लिए, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएगी और वो सारी चीज़ें वही डिसाइड करेगी कि कहाँ कहाँ पे उसके कहते हैं सेंटर खोले जाने हैं, डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे, ब्लॉक में खोलेंगे या फिर कहते हैं कैसे उस संस्था को चलाएंगे, तो ये स्टेट के ऊपर छोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रोविज़न की अगर हम बात करें तो वो है आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। पहले वाले एक्ट की ही तरह है कि सबसे पहली बात क्या है कि एग्रीमेंट के अंदर ही लिखा होगा कि एक कंसिलिएशन बोर्ड बनेगा और उस कंसिलिएशन बोर्ड के कौन कौन से मेंबर्स होंगे वो ऑलरेडी एग्रीमेंट के अंदर आप दे सकते हैं और ताकि अगर कोई डिस्प्यूट हो तो वो कंसिलिएशन बोर्ड के अंदर जाएगा और 2 मेंबर आपके कहते हैं फार्मर की तरफ से, 2 मेंबर आपके स्पॉन्सर की तरफ से होंगे और एक कहते हैं उसमें जो STM है या कहते हैं उसके द्वारा जो एडिशनल व्यक्ति है वो क्या करेगा, उसमें अध्यक्ष बनेगा। तो 5 लोग मिलकर के और मैक्सिमम 4 लोग एक पार्टी की तरफ से हो सकते हैं, फार्मर और स्पॉन्सर के तरफ से हो सकते हैं और कहते हैं वहाँ पे समझौता कर लेंगे और अगर समझौता हो जाता है तो वहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट नाम का जो पेपर बताया गया है वो साइन हो जाएगा, बात वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और अगर वहाँ पे कहते हैं
सेटलमेंट नहीं हो पाता है तो वो मामला एसडीएम के पास चला जाएगा। एसडीएम क्या करेगा, मान लीजिए अगर आपका जो एग्रीमेंट है उसमें कहते हैं कंसिलेशन बोर्ड का कहते हैं प्रोसेस नहीं दिया गया है, तो एसडीएम वहाँ पे कंसिलेशन बोर्ड बना देगा, और अगर दिया और वहाँ पे वही प्रोसेस चलेगी। और उसके बाद में एसडीएम के पास जब वो मामला जाएगा तो एसडीएम विद इन 30 डे क्या कहते हैं उसका सॉल्यूशन दे देगा, फैसला दे देगा। आप चाहें माने, आप चाहें ना माने, अगर आप मान लेंगे तो वहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट वहाँ पे साइन हो जाएगा, और अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आप नेक्स्ट एक अपील कर सकते हैं कलेक्टर के पास, और कलेक्टर भी विद इन 30 डे वहाँ पे आपको फैसला दे देगा, और वहाँ पे आपका जो डिस्प्यूट है उसका समाधान हो जाएगा। तो ये सेम प्रोसेस दी गई है, और इसमें सेम ये कहा गया है कि सिविल कोर्ट को इजाज़त नहीं दी है। उनका सेम कहते हैं ओपिनियन है गवर्नमेंट का कि एक्स्ट्रा बर्डन हमें फार्मर्स के ऊपर नहीं डालना है, और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा टाइम नहीं कहते हैं लगे, इसके लिए क्या है कि उस चीज़ को कोर्ट से बाहर ही ख़त्म कर लिया जाए, इसलिए सिविल कोर्ट को इसमें नहीं लाया गया है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट प्रोविज़न की बात करें तो वो आपकी हैं पेनल्टीज। पेनल्टीज में अगर हम बात करें तो मान लीजिए अगर स्पॉन्सर की तरफ से कोई मिस्टेक निकलती है तो स्पॉन्सर के ऊपर 1.5 गुना तक का कहते हैं जो जुर्माना है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए किसी स्पॉन्सर ने कहते हैं जो उसके एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं उसको फुलफ़िल नहीं किया है, उसने तोड़ा है, तो जितना रुपए उसे देना है उसका 1.5 गुना देना पड़ेगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए उसे देना है तो 1 लाख की बजाय उसको 1.5 लाख रुपए उसे फार्मर को देना होगा, ये पेनल्टी लगाई जा सकती है। दूसरी बात, अगर फार्मर कहते हैं शर्तों को फुलफ़िल नहीं करता है और फार्मर की तरफ से अगर गलत तरीके से कहते हैं एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं उनको अगर तोड़ा जाता है तो फार्मर के ऊपर केवल उतना ही पैसा लगेगा जितना कि स्पॉन्सर ने खर्च किया है, स्पेंड किया है। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो यह है कि अगर स्पॉन्सर मिस्टेक करता है तो उस पर 1.5 गुना कहते हैं जुर्माना लगाया जा सकता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है, और अगर फार्मर की तरफ से मिस्टेक होती है तो फार्मर के ऊपर केवल उतना ही पेनल्टी लगाई जाएगी जितनी कि स्पॉन्सर के द्वारा स्पेंड की गई है क्या कहते हैं उस फार्मर की लैंड के ऊपर। क्लियर, तो ये आपका कहते हैं कुछ प्रोविजंस थे इस एक्ट के। और अब हम इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं कि इस जो एक्ट दिया है इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। हम अगर मेरिट्स की बात करें तो एक मेरिट तो इसका ये हो सकता है लाइक एवरी सेक्टर। ठीक है, एवरी सेक्टर जैसे कि कहते हैं आपका कहते हैं जितने भी सेक्टर्स हैं उनको पहले से कहते हैं उनको ये अधिकार है कि वो अगर वो चाहे तो किसी से कॉन्ट्रैक्ट करके कहते हैं अपना काम कर सकता है। जैसे जूते वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा और कहते हैं उसको जूता बना करके टाइम पर दे देगा। तो हर कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट करके कहते हैं काम कर सकता है तो फार्मर क्यों नहीं कर सकता है। तो पहली बात क्या है कि सबसे बड़ी बात कि फार्मर भी कॉन्ट्रैक्ट करके कहते हैं अगर करना चाहे तो वो कर सकता है। जैसे कि हर सेक्टर को छूट मिली हुई है तो फार्मर्स को भी इस बात की छूट होनी चाहिए। इस एक्ट से पहले कहते हैं ये छूट फार्मर के पास नहीं थी। कारण क्या था, कारण एपीएमसी, क्योंकि एपीएमसी अगर मान लीजिए कहते हैं फार्मर किसी से कॉन्टैक्ट कर भी ले तो एपीएमसी का जो रूल्स थे वो क्या थे कि फार्मर अपनी जो फार्म प्रोड्यूस है उसकी पहली कहते हैं जो सेल है वो एपीएमसी के यार्ड में ही करेगा, कहीं बाहर कर ही नहीं सकता। तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कैसे कहते हैं वहाँ पे काम कर सकता है। ठीक है, तो ये पहली बार छूट मिली है। जैसे कि सारे सेक्टर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर कहते हैं काम करते हैं, वैसे ही एग्रीकल्चर के अंदर भी जो फार्मर्स हैं उनको भी ये छूट दी गई है। तो ये इसका एक मेरिट हम कह सकते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो एक हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट बनेगा, और उस हेल्दी कंपटीशन के एनवायरनमेंट से क्या होगा, इनोवेशंस होंगे। कहते हैं फार्मर्स नई नई चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कहते हैं मुड़ेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्राइस एश्योरेंस होगा। प्राइस एश्योरेंस होने की वजह से क्या है कि अभी तक हम एपीएमसी में क्या था कि एमएसपी के ऊपर बात होती थी, तो एमएसपी की वजह से क्या है कि केवल वो 1 या 2 कहते हैं खेती ही करा करते थे जिनके ऊपर एमएसपी उनको मिलता है। ठीक है, लेकिन जब प्राइस एश्योरेंस उन्हें हर चीज़ में मिलेगा और कहते हैं उन्हें फार्म सर्विसेज भी मिलेंगी जिनके द्वारा वो क्या है कि कोई भी प्रोड्यूस को उगा सकते हैं जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि फार्म सर्विसेज के द्वारा कहते हैं उनको टेक्निकल हेल्प भी मिलेगी और कहते हैं
जो उनके पास काम करने के लिए पैसा नहीं होता था, वो भी कहते हैं उस एग्रीमेंट के थ्रू कहते हैं पैसा उनको मिल सकता है उस काम को करने के लिए। तो एक कहते हैं अच्छा वातावरण बनेगा, इनोवेशंस होंगे नए नए, और वो नई नई चीज़ों की तरफ कहते हैं मुड़ेगा। मान लीजिए कहते हैं अगर कोई मशरूम उगाना चाहता है तो वो मशरूम उगा सकता है आसानी से, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए उसके पास इतना मनी नहीं होता है और उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। तो अगर प्राइस एश्योरेंस होगा, रिस्क नहीं होगा, ठीक है, तो वो उगा सकता है और जो कहते हैं स्पॉन्सर है वो उसकी हेल्प करेगा उस काम को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्रॉपिंग पैटर्न हमारा कहते हैं काफ़ी बढ़िया होगा। क्यों होगा? क्योंकि एमएसपी की वजह से क्या है कि मान लीजिए गेहूं और चावल पे एमएसपी मिलता है, तो फार्मर क्या है कि मोस्टली गेहूं और चावल को ही उगाता है, और जिससे क्या है कि वो क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर ध्यान नहीं देता है। कई साइंटिस्ट हैं जो ये कह चुके हैं कि भारत का जो खेती करने का तरीका है वो क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर नहीं है, इस वजह से काफ़ी कहते हैं नुकसान हो रहे हैं। जो भूमि है उसमें भी नुकसान हो रहा है, प्लस जो एनवायरनमेंट है उसका भी नुकसान हो रहा है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए एक क्या है कि क्रॉपिंग पैटर्न अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें बाहर रिस्क नहीं होगा किसी और कहते हैं क्रॉप को लेने के लिए, और उन्हें प्राइस की गारंटी भी मिलेगी कि उन्हें इतना प्राइस मिलेगा इस काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक मेरिट हम कह सकते हैं। अगर हम मेरिट की बात कर लें तो वो आपका है एफपीओ, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी कि एफपीओ यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये एक कहते हैं अच्छी चीज़ लाई गई है। अमूल की क्रांति होने के बाद में हम कह सकते हैं कि कहते हैं एफपीओ काफ़ी अच्छी भूमिका निभा सकता है। बस ये है कि वो थोड़ा सा रेगुलेटेड हो, उसको कहते हैं सिस्टम से बनाया जाए, तो एफपीओ काफ़ी हेल्प कर सकता है कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डेवलप करने के लिए। तो ये इसके कुछ मेरिट्स हैं। और डिमेरिट्स की अगर हम बात करें तो डिमेरिट्स वही कहते हैं, हम कह सकते हैं कि सिविल कोड का इसमें प्रावधान नहीं है। तो सिविल कोड में एक अपील होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस डीएम और एसडीएम कहते हैं किसी भी प्रेशर में आ सकते हैं, लेकिन जो हमारी न्यायपालिका है वो किसी भी प्रेशर में नहीं आती है। वो क्या है कि हमारी एक स्वतंत्र संस्था है और उसके ऊपर लोगों को विश्वास है, ठीक है। तो एक तो ये कह सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि एक रेगुलेटेड सिस्टम नहीं है रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि किसी भी स्पॉन्सर के पास अगर कहते हैं पैन कार्ड है तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो इसमें एक रेगुलेटेड सिस्टम होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। प्लस अगर आप सिक्योरिटी मनी के रूप में भी कहते हैं अगर स्पॉन्सर से कुछ पैसा अगर जमा कर लें तो और अच्छा रहेगा, ताकि कोई भी अगर समस्या होती है तो उसका समाधान किया जा सके और वो कहते हैं फार्मर्स के साथ में कोई भी समस्या क्रिएट ना हो। एक और ये डिमेरिट हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कहते हैं आपका जो एक्ट है इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। मे वर्ड का यूज करा है, मतलब वो बना सकते हैं। बना सकते का मतलब क्या होता है कि जो स्पॉन्सर है, जो कोई भी कहते हैं कंपनी है, उसके पास तो लीगल जो एडवाइज़र हैं वो काफ़ी होंगे, उनके पास पैसा काफ़ी होगा, तो वो अपने हिसाब से कहते हैं एग्रीमेंट बना सकते हैं, ठीक है। फार्मर इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो एग्रीमेंट की चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो मेरा विचार ये है कि गवर्नमेंट को ही एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं बना देना चाहिए, जो और बनाना चाहिए, मतलब मे वर्ड का यूज ना करके अगर वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो कहते हैं केवल उसमें जगह छोड़ दीजिए, नाम लिखना है कि कौन सा क्रॉप है या कितने टाइम के लिए ये हो रहा है, कितनी कीमत कहते दी जाएगी। तो एक कहते हैं पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट का कहते हैं पेपर वो दें और उसमें जगह दी हुई खाली जगह दी हो, वहाँ पे वो चीज़ें फिल करी जाएँ और वो दोनों पार्टी उस पर साइन कर दें। और इसके अलावा क्या है, इससे क्या होगा कि जो लीगल एडवाइज़र कहते हैं कंपनीज के पास हैं, तो वो उनके द्वारा क्या है बहुत ज़बरदस्त कहते हैं एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। लेकिन फार्मर इतना कहते हैं एजुकेटेड नहीं है या इतनी नॉलेज उसको कहते हैं लॉ के बारे में नहीं है, तो वहाँ पे वो जो कंपनीज हैं वो उसका बेनिफिट ले सकती हैं। तो एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से अगर दिया जाए तो बेस्ट रहेगा। बाकी तो ये एक डिमेरिट लगता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट और थर्ड क्या कहते हैं एक्ट के बारे में। और जो थर्ड एक्ट है वो द असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 है। तो अगर हम इस एक्ट के बारे में बात करें तो ये एक्ट ऑलरेडी कहते हैं मतलब ये एक्ट नया नहीं है, ये पुराना ही एक्ट है। इसमें बस क्या है अमेंडमेंट किया गया है, तो इसको एक नए रूप में लाया गया है। और असेंशियल कमोडिटी एक्ट था जो 1955 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने वो ये एक्ट लेकर के आए थे। और वो इसलिए लेकर के आए थे कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक खाद्य पदार्थ हैं, उनका कोई भंडारण ना कर सके, ठीक है। तो ये एक्ट 1955 में लाया गया था।
और इसमें अब अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट क्यों किया गया है कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट अगर कहते हैं कोई भी कंपनी करती है तो उसे भंडारण भी करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ये हमारा असेंशियल कमोडिटी एक्ट था जो 1955 था, उसमें ये दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो आवश्यक खाद्य वस्तुएं हैं उनको कहते हैं भंडारण आवश्यकता से अधिक नहीं कर सकता। एक कहते हैं मात्रा दी गई थी कि केवल उतनी मात्रा तक ही भंडारण कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भंडारण करने के बाद में क्या है कि ब्लैक मार्केटिंग की जाती है कि मान लीजिए आपने भंडारण कर लिया, 20 रुपये किलो आपने कोई चीज़ खरीदी थी और आपने क्या करा कि भंडारण करके मार्केट से वो चीज़ ख़त्म हो गई तो उसके प्राइस रेज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और 40 रुपये किलो ही तो आपने कहते हैं वो चीज़ निकाल दी और उसमें प्रॉफिट ले लिया। तो आवश्यक वस्तुओं को कोई भी भंडारण करके ना रख सके, इसके लिए ये एक्ट 1955 में लाया गया था। और उसके पीछे कारण ये था कि तब हम सेल्फ डिपेंड नहीं थे, ये हम कह सकते हैं कि मतलब खाद्य पदार्थों के मामले में जब कहते हैं हरित क्रांति आई उसके बाद में हम सेल्फ डिपेंड हुए हैं कि हम अपने लायक कहते हैं अनाज को उगा पा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले क्या था कि उससे पहले हमें विदेशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा था। तो ये एक चीज़ हो गई कि कहते हैं आप अगर आवश्यक वस्तुओं का भंडारण अगर कर रहे थे उस समय तो फिर वो दिक्कत वाली बात थी। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो आज हम कहते हैं आत्मनिर्भर हैं और अपने लायक भी उगा रहे हैं, इसके अलावा भी हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तो अब भंडारण की क्या आवश्यकता है कि अगर कोई भंडारण करना चाहे तो कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जो सेकंड एक्ट दिया गया है कि आपका एग्रीमेंट कर रहे हैं तो एग्रीमेंट अगर कोई कंपनी करेगी और मान लीजिए कोई किसी भी चीज़ का कहते हैं प्रोडक्शन कर रहा है, उससे दूध को ले लेते हैं और दूध के कहते हैं वो प्रोडक्शन कर रहा है, दूध से दही बना रहा है तो वो उसका दूध का भंडारण करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अमेंडमेंट एक दिया गया है कि वो भंडारण कर सकता है चाहे तो, ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त दी गई है, वो शर्त क्या है कि आपका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे कहते हैं ये जो कहते हैं एक्ट है वो दोबारा से प्रभावी हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज की जैसे कि अगर युद्ध होता है या अकाल पड़ता है या बाढ़ आ जाती है तो उस समय पे क्या है कि कोई भी व्यक्ति इसका भंडारण नहीं कर सकता है और बाकी वो चाहे तो भंडारण कर सकता है। दूसरी बात एक और दी गई है कि मान लीजिए आप का प्राइस राइज होता है, ठीक है। प्राइस राइज कैसे कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जैसे कि मान लीजिए जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं इसमें भी दो तरीके के कहते हैं प्राइस राइज की बात करी गई। आपकी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल है, फ्रूट है या कहते हैं फ्लावर्स हैं, तो उसमें अगर 100% 100% की अगर बढ़ोतरी होती है एक साल के अंदर, ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान लिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर भंडारण करने की जो कहते हैं ये जो एक्ट है 1955 वाला वो दोबारा से प्रभावी हो जाएगा। दूसरी बात जो आपके सीरियल क्रॉप्स हैं, ग्रेन क्रॉप्स हैं, जिनको काफ़ी समय तक हम रख सकते हैं, उनमें अगर 50% तक की कहते हैं प्राइस राइज हो, मतलब प्राइस बढ़ें, तो कहते हैं दोबारा से कोई भी भंडारण नहीं कर सकता है। और इसमें भी एक शर्त है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज कहते हैं आते हैं तो उसमें भी एक कहते हैं छूट थोड़ी सी दी गई है कि मान लीजिए कोई भी फूड प्रोसेसिंग की जो कहते हैं कंपनी है और वो फूड प्रोसेसिंग कर रही है तो वो अपनी इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी तक वो भंडारण कर सकती है, ठीक है, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज हों फिर भी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि एक्सपोर्ट की डिमांड अगर किसी के पास है तो उसको दिखाना पड़ेगा कि मुझे बाहर से इतने कहते हैं एक्सपोर्ट करना है और इसकी डिमांड मेरे पास आई है तो इतना मुझे भंडारण करके रखना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हैं कि चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज आ जाएं फिर भी कहते हैं दो तरीके से कहते हैं भंडारण रह सकता है। वो क्या है कि एक तो कोई भी अगर फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है तो वो उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उतना भंडारण कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी के पास एक्सपोर्ट के लिए कहते हैं डिमांड आई है तो उतनी डिमांड तक वो भंडारण कर सकता है, उसको वो दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को तब जा कर के, ठीक है। और वरना अब क्या है कि जो 1955 में जो कहते हैं अधिनियम ये लाया गया था एसेंशियल कमोडिटी वाला कि जो आवश्यक खाद्य पदार्थ की वस्तुएं उनको भंडारण नहीं किया जा सकता है, इस एक्ट के बाद में क्या है कि अब वो भंडारण
किया जा सकता है। शर्त यह है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सरकमस्टेंसेज होंगे उनमें ये अमेंडमेंट लागू नहीं होगा, उसमें कहते हैं 1955 वाला ही लागू होगा। क्लियर? तो ये थर्ड एक्ट था जिसकी हमने बात करी। टोटल अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये जो एक्ट आए हैं, इस एक्ट में कहते हैं कोई भी जो 2-3 डिमेरिट्स थे उनके बारे में हमने बात कर ही ली है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा कहते हैं ये एक्ट है। और जो फार्मर्स को हम ओपन मार्केट से जोड़ने की बात कर रहे थे, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि हमें कहते हैं दूसरे जो और भी देश हैं उनको कहते हैं हमें टक्कर देना है। ठीक है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि कहते हैं बूम की आवश्यकता है एक हमारे देश को। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये काफ़ी परिवर्तन लेकर के आएगा, चेंज लेकर के आएगा, और इस चेंज के लिए तैयार हमको रहना चाहिए। क्योंकि हमें चाइना से कहते हैं कंपटीशन करना है, हमें और भी जो कहते हैं देश हैं उनसे कंपटीशन करना है। अगर हम दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया में क्या है कि अगर कोई भी चीज़ 40 रुपये किलो बिक रही है तो वहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो 32 रुपीज़ यानी 32 रुपये उनको मिल रहा है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ 40 रुपये किलो बिक रही है तो उसमें से 6 या 7 रुपये ही फार्मर को मिल रहा है। तो हम दूसरे लोगों से कैसे कंपटीशन कर पाएंगे? ठीक है, तो ओवरऑल ये एक्ट काफ़ी अच्छा है। कुछ संशोधनों के साथ में इस एक्ट को चलना चाहिए, गवर्नमेंट को इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो किसान भाई बहन हैं, उनको भी समझना चाहिए कि हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें एक कहते हैं बंधे हुए एरिया से बाहर निकलने की आवश्यकता है। ठीक है, और हमें कहते हैं पूरे वर्ल्ड में एक पावर के रूप में निकल करके आना है, और जिसमें कहते हैं हमारे जो किसान भाई बहन हैं उसमें कहते हैं हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और ये हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको कहते हैं अच्छा बनाने में काफ़ी योगदान दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सुझाव है या सजेशन है तो वो आप हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।